नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सभी का आप ही के चैनल प्राचीन कहानियों में स्वागत है। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। दोस्तों, आपके समक्ष फिर एक कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का शीर्षक है खीर की गुड़िया। तो चलिए कहानी शुरू करती हूँ। बहुत समय की बात है, एक राजा के छोटी और बड़ी दो रानियाँ थीं। छोटी रानी राजा की सुहागिन थी। राजमहल में छोटी रानी का बहुत आदर और आप भगत थी। छोटी रानी सतमहले मकान में रहती थी। 700 दासियाँ उसकी सेवा में लगी रहती थीं। वे रानी के पाँव धोती थीं। इसके अलावा पैरों में आलता लगाती थीं, केश झाड़ती संवारती थीं। छोटी रानी 7 वाटिकाओं के साथ टोकरी फूलों से माला गूंथती थी और 7 संदूकों में भरे 7 राजाओं के हीरे जवाहरात के गहने पहनती थी। छोटी रानी राजा को प्राण से भी अधिक प्यारी थी और बड़ी रानी राजा को फूटी आंखों भी नहीं भाती थी। उसका कुछ भी जोर नहीं चलता था। बेचारी बड़ी दुखिया थी। बड़ी रानी को एक छोटी सी टूटी फूटी कुटिया, एक दासी जो बहरी और गूंगी थी, पहनने के लिए फटे चीथड़े और सोने के लिए एक फटी कथरी मिली हुई थी। बड़ी के पास राजा एक दिन आते, एक बार बैठते और एक बात करके ही चले जाते। छोटी रानी के महल में राजा 12 महीने रहते थे। एक दिन राजा ने मंत्री को बुला भेजा और कहा, मंत्री, मैं परदेश घूमने जाऊंगा, तुम जहाज सजाओ। राजा की आज्ञा से राजमंत्री जहाज सजाने गए। 7 जहाज सजाने में 7 महीने लग गए। 6 जहाज़ों में राजा के नौकर चाकर चलेंगे और सोने के शामियाने से ढके सोने के जहाज में राजा खुद चलेंगे। मंत्री ने आकर खबर दी, महाराज जहाज तैयार है। राजा ने जवाब दिया, कल चलेंगे। मंत्री अपने घर लौट गए। छोटी रानी अंदर महल में सोने के पलंग पर लेटी हुई थी। 700 सखियां सेवा कर रही थी। राजा वहां पहुंचे। उन्होंने सोने के पलंग के सिराने बैठकर छोटी रानी से पूछा, रानी, परदेश घूमने जा रहा हूं, तुम्हारे लिए क्या लाऊं? रानी अपनी माखन सी कोमल कलाइयों को हीरे की चूड़ियों को घुमाकर बोली, हीरे का रंग बड़ा फीका होता है, इसलिए हाथ खाली खाली दिखता है। खून के जैसे सुर्ख किसी रत्न की 8 चूड़ियां पाऊं तो पहनूं। राजा बोले, अच्छी बात है, रतन देश से तुम्हारे लिए रत्न की चूड़ियां लाऊंगा। रानी गोरे गोरे पाँवों को हिला हिलाकर घुंघरू बजा बजा कर बोली, ये घुंघरू ठीक नहीं बजते। आग के रंग के ठोस सोने के 10-10 पायल पहनूं तो पहनूं। राजा ने जवाब दिया, स्वर्ण देश से तुम्हारे लिए सोने के पायल भी लाऊंगा। रानी गले में पड़ा हुआ गजमुक्ता हार दिखाकर बोली, राजा, ये मोती बहुत छोटे हैं। मैंने सुना है किसी देश में कबूतर के अंडे के समान बड़े बड़े मोती मिलते हैं। उन्हीं मोतियों का एक हार मेरे लिए लेते आना। राजा ने कहा, समुद्र के बीचों बीच मोतियों का राज्य है, उसी मुक्ता देश से तुम्हारे लिए हार लाऊंगा। और क्या चाहिए रानी? अब लाडली छोटी रानी अपनी सोने की तरह दमकती हुई देह पर सुनहला आंचल खींचकर बोली, बाप रे, ये साड़ी भी कैसी बोझल है। आसमान जैसे नीली, हवा सी हल्की फुल्की, पानी सी चिकनी साड़ी मिले तो खुशी से पहनकर निहाल हो जाऊं। राजा बोले, जरूर जरूर। सुनहले आंचल से तुम्हारी सोने की देह छिल गई, माखन सी कोमल देह में टीस उठी। रानी अब मुस्कुराते हुए मुझे विदा करो, अवश्य ही मैं तुम्हारे लिए आसमान जैसी नीली, हवा जैसी हल्की फुल्की, पानी जैसी चिकनी साड़ी लाऊंगा। छोटी रानी ने मुस्कुराते हुए राजा को विदा किया। राजा जहाज पर सवार होने गए, तब दुखिया बड़ी रानी की याद आई। बड़ी रानी अपनी टूटी फूटी कुटिया में कथरी पर लेटी लेटी रो रही थी। राजा वहां पहुंचे। टूटी कुटिया के टूटे दरवाजे पर खड़े होकर राजा बोले, बड़ी रानी, मैं परदेश जाऊंगा। छोटी रानी के लिए चूड़ियां, हार, पायल और साड़ी लाऊंगा। तुम्हारे लिए क्या लाऊं? यदि किसी बात की साध हो तो कहो। रानी बोली, महाराज, आप कुशल मंगल से लौट आवें तो उसी से मुझे 8 सिद्धियां और 9 निधियां मिल जाएंगी। जब आप मेरे थे तब मेरी बड़ी बड़ी साधे भी थी। सोने की साड़ी पहनकर सतमहले मकान में हजारों दिए जलाकर 700 सखियों के बीच रानी होकर बैठने की साथ थी। सोने के पिंजरे में तोता तोती के पाँव में सोने के घुंघरू पहनाने की साथ थी। महाराज, साधे तो बहुत सी थीं और बहुत सी साधे पूरी भी हुई। अब सोने के जेवर, सोने की साड़ी लेकर मैं क्या करूं महाराज? आज मैं किसके सुहाग में सुहागिन बनकर हीरे के कंगन पहनूं, मोतियों के हार गले में डालूं, रत्न से मांग भरूं? महाराज, वह दिन अब कहाँ रहे।
आप मुझे सोने के जेवर देंगे, पर वह बीते दिनों का सुहाग तो नहीं लौटा देंगे। मेरी वह 700 दासियां तो नहीं लौटा देंगे। वन की चिड़िया ला देंगे, पर अब सोने का पिंजरा तो नहीं देंगे। टूटी फूटी कुटिया में सोने के जेवर हों तो चोर डाकू लूट लेंगे। टूटे पिंजरे में वन की चिड़िया क्यों रहने लगी। महाराज आप जाइए, जिसे अपने प्यार दिया उसी के साथ पूरी कीजिए, मेरी अब कोई साध नहीं। राजा ने कहा, नहीं नहीं रानी, लोग सुनेंगे तो उलाना देंगे, कहो तुम्हें क्या चाहिए। रानी बोली, किस मुंह से जेवर की बात करूं महाराज, मेरे लिए एक मुंह जला बंदर लेते आइएगा। राजा ने कहा, बहुत अच्छा रानी, अब विदा होता हूँ। सुनकर दुखिया बड़ी रानी ने फटी कथरी में औंधी पड़कर रोते रोते राजा को विदा किया। राजा जाकर जहाज में सवार हो गए। सांझ को सोने का जहाज सुनहले पाल फहरा कर अथाह सागर के नीले जल पर तैरता हुआ सोने के बादल की तरह पश्चिम की ओर चल दिया। टूटी कुटिया में फटी कथरी पर लेटी हुई बड़ी रानी नील सागर की ओर एकटक देखती रही और सुहागिन छोटी रानी सतमेले भवन के अंदर 700 सखियों के बीच जेवर के बारे में सोचती रही और सोने के पिंजरे में सोने की चिड़िया का गाना सुनती रही। सोने के पलक पर सो गई। राजा जहाज पर चढ़ते ही बड़ी रानी को भूल गए। विदा के समय छोटी रानी का वह हंसमुख चेहरा याद आता था तो वह सोचते, भला इस समय छोटी रानी क्या कर रही होगी। शायद केस संवार रही होगी। और अब छोटी रानी क्या कर रही होगी। शायद गोरे गोरे पाँवों को आलते से रंग रही होगी। अब शायद रानी सात वाटिका में घूम घूम कर फूल चन रही होगी और मेरी याद कर रही होगी। शायद मेरी बात सोचकर उसके दोनों आंखें डबडबा आई होंगी। माला पूरी नहीं हो पाई होगी। सोने का धागा फूल की टोकरी के नीचे पड़ा होगा। बैठे ही बैठे शायद रानी की सारी रात बीत गई होगी, नींद ही नहीं आई होगी। छोटी रानी की बात ही राजा सोचते सोचते और बड़ी रानी को, जो राजा के लिए एक बावली सी हो गई, राजा की कभी याद भी नहीं करते थे। इस तरह दिन बीतते गए और देश विदेश घूमते घूमते 12 महीने बीत गए। 13वें महीने राजा का जहाज रत्नों के देश में पहुंचा। रत्नों के देश में रतन ही रतन थे। घर की दीवारें रतन की थीं। वे घर भी रत्नों के थे। रास्ते के कंकड़ भी रतन ही थे। राजा ने उन्हीं रत्नों के देश में रानी के लिए चूड़ियाँ बनवाई। 8000 रत्नों से 8 चूड़ियाँ बनाई गई। पहनने से जैसे खून फट पड़ा रहा था। राजा रतन की वे चूड़ियाँ लेकर सोने के देश में पहुँचे। स्वर्ण देश में आकर सुनार की दुकान से ठोस सोने के 10 पायल बनवाए। पायल चिंगारी की तरह चमकने लगे। उनकी रुमझुम आवाज़ जैसे वीणा की झंकार की तरह गूंज उठी। राजा रतन देश से रतन की चूड़ियाँ और स्वर्ण देश से सोने के पायल बनवाकर मुक्ता देश में पहुँचे। वहाँ के राजा के बगीचे में 2 कबूतर थे। उनके पाँव मोती और होठ रतन के बने हुए थे। पन्ना के पेड़ से मोती के फल खाकर वे मोती के अंडे देते थे। वहाँ की रानी सांझ ही उन्हीं मोतियों की माला गूंथती थी। उसे रात को जूड़े में पहनती थी और सुबह फेंक देती थी। उसकी दासियाँ बासी मोती के हार को एक जहाज चांदी के बदले बाजार में बेच देती थी। राजा ने एक जहाज चांदी देकर छोटी रानी के गले में डालने के लिए मोती का एक हार खरीद लिया। चूड़ियाँ, पायल और हार लेकर 6 महीने के बाद राजा एक दूसरे मुल्क में पहुँचे। उस मुल्क की राजकुमारी के उपवन में नीलम के पेड़ में रेशम के नीले कीड़े नीलकंठ मणि के पत्ते खाकर पानी से चिकने, हवा में हल्के फुल्के, आसमान से नीले रेशम के कोए तैयार करते थे। राजकुमारी सारी रात ऊपर खुली छत पर बैठकर आसमान के रंग में रंग मिला कर उसी नीले रेशम से रेशमी साड़ी बुनती थी। एक साड़ी बुनने में 6 महीने लग जाते थे। राजकुमारी केवल एक के लिए आसमान से नीली, हवा से हल्की, पानी से चिकनी साड़ी को पहनकर शिवजी के मंदिर में भगवान नीलकंठ की पूजा करती थी। घर लौटकर साड़ी उतार देती थी। दासियाँ 7 जहाज सोने के बदले उसे बेच देती थी। राजा ने 7 जहाज सोना देकर छोटी रानी के लिए साड़ियाँ खरीद ली। इसके बाद 6 महीने में राजा के 7 जहाज, 7 समुद्र और 13 नदियाँ पार कर छोटी रानी के लिए रतन की चूड़ियाँ, सोने की पायल, मोती का हार और साड़ी के लिए जब अपने राज्य में पहुँचे तो उन्हें याद आया कि बड़ी रानी ने एक बंदर मांगा था। राजा ने मंत्री को बुलाकर कहा, मंत्री, एक बात की भूल हो गई है। बड़ी रानी के लिए कुछ नहीं लाए, तुम एक बंदर ढूंढो। राजमंत्री एक बंदर ढूंढने गए और राजा सफ़ेद हाथी पर सवार होकर लोगों से भरे हुए राजपथ से छोटी रानी के साथ की गहने साड़ी लिए अंदर महल में गए। छोटी रानी तब सत महले भवन की 7वीं मंजिल में बैठकर सोने के शीशे के सामने सोने की कंघी से बाल काट रही थी। सोने के कांटे और सोने की चोटी से जूड़ा बनाकर
माथे में सिंदूर का टीका लगा रही थी। कज रोटी में काजल बनाकर आँख में काजल आँच रही थी। गोरे गोरे पाँव में आलता रंग रही थी। सखियाँ फूल की थाली लिए, पान की डिबिया लिए छोटी राजरानी के सेवा कर रही थी। राजा वहाँ आ पहुँचे। सिर्फ टिक्की से आसन पर रानी की बगल में बैठकर राजा ने कहा, लो रानी, रतन देश से, जहाँ पर रतन के घाट और रतन की बाट है, वहीं से तुम्हारे लिए ये सुंदर चूड़ियाँ लाया हूँ। स्वर्ण देश से, जहाँ की धूल रेत भी सोने की है, वहीं से तुम्हारे लिए पायल लाया हूँ। मुक्ता देश में मोती के पाँव और रतन के होठों वाली 2 चिड़िया हैं। वे मोती के अंडे देती है। वहीं की रानी उन्हीं मोतियों से हार गूंथती है, रात को जूड़े में पहनती है और सुबह उसे फेंक देती है। रानी, तुम्हारे लिए उसी मोती का हार लाया हूँ। एक मुल्क की राजकुमारी एक रेशम के धागे से 7 सूत निकालकर सुनसान रात में ऊपर खुली मंजिल में बैठकर 6 महीने एक साड़ी बुनती है। केवल एक दिन उसे पहनकर पूजा करती है और उसे घर आते ही उसे उतार देती है। रानी, मैं उसी राजकन्या के देश से 7 जहाज सोना देकर राजकन्या के हाथ की बनी हुई साड़ी लाया हूँ। एक बार इसे छुओ तो सही। दुनिया भर से ढूंढकर मैं तुम्हारे लिए साड़ी और जवाहरात लाया हूँ, जरा पहनकर देखो तो। रानी ने अपनी 2 कलाइयों में 8 चूड़ियाँ पहनी। रतन की वो चूड़ियाँ रानी की कलाई में ढीली आई। कलाई से वे कंधे पर आ गई। तब रानी ने 2 पैरों में 10 पायल पहने। गोरे गोरे पाँव में सोने के पायल ढीले आए थे। 2 कदम चलते हुए खुलकर फर्श पे बिखर गए। रानी ने मुंह बनाकर मोती का हार गले में डाला तो वह हार रानी के गले में छोटा पड़ा। पहनने से गला घुटने सा लगा। रानी को दर्द हुआ। रानी ने 7 लपेट देकर साड़ी पहनी तो नीले रंग की वह साड़ी लंबाई और चौड़ाई दोनों में कम निकली। रानी की आंखों में आंसू आ गए। तब छोटी रानी ने 8000 रत्नों की वे 8 चूड़ियाँ खोलकर फेंक दी। ठोस सोने के 10 पायल पाँव से हटाकर मोतियों का हार और रेशम की साड़ी धूप में डाल दी। रानी ने कहा, ये क्या खाक गहने हैं? साड़ी 2 कौड़ी की है। किस रास्ते में कंकड़ चुनकर ये चूड़ियाँ बनवाई महाराज? कौन से मुल्क की धूल और रेत से ये पायल बनवाए? छी छी, किसके बासी मोतियों का यह बासी हार है? यह कौन सी राजकन्या की उतारी हुई साड़ी है? ले जाओ महाराज, ये दूसरे की उतारी हुई साड़ी और गहनों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। रानी ने रूठ कर कोप गृह में जाकर किवाड़ बंद कर लिए और राजा उदास होकर 7 जहाज सोने से खरीदी हुई साड़ी और गहने लेकर दरबार में पधारे। राज सिंहासन के बगल में राजमंत्री सारे राज्यों के रास्ते, मकान, दुकान, बाजार आदि ढूंढकर जादूगरों के देश के एक बनिए के जहाज से एक फूटी कौड़ी देकर एक बंदर का बच्चा खरीदकर बैठे थे। राजा ने आकर पूछा, मंत्री, ताज्जुब की बात है कि मैं नाप देकर छोटी रानी के लिए साड़ी जेवर लाया, पर वह साड़ी और जेवर छोटी रानी के बदन पर आए ही नहीं। सुनकर उस वन के बंदर ने राजा को अभिवादन किया और कहा, बड़ी ही भाग्यवती और पुण्यवती स्त्री के अलावा देवकन्या के हाथ से तैयार किए गए माया राज्य के मायावी गहने और कोई नहीं पहन सकता। महाराज, उन्हें उठाकर रख दीजिए। जिसे आप अपनी पतोहू बनाकर लाएंगे उसे ही पहनाइएगा। बंदर की बात सुनकर राजा दंग रह गए। हंसते हुए मंत्री से बोले, मंत्री, यह बंदर क्या बोल रहा है? लड़का ही नहीं हुआ तो बहू कैसे आएगी? मंत्री, तुम सुनार के पास जाकर छोटी रानी के लिए नए गहने पहनने के लिए दो। जुलाई के पास नई साड़ी बुनने को दो। यह साड़ी जेवर राज भंडार में रख दो, मगर कभी बहू घर पर लाऊंगा तो उसे पहनने के लिए दूंगा। राजमंत्री ने सुनार की दुकान में जाकर छोटी रानी के लिए नए गहने गढ़ने को दिए और राजा उस बंदर की गोद में लिए हुए बड़ी रानी के पास पहुंचे। दुखिया बड़ी रानी ने अपनी फटी साड़ी के आंचल से राजा के पांव पहुंचकर अपनी टूटी कुटिया की फटी कथरी पर राजा को बिठाया और फिर रोते हुए बोली, महाराज पधारिए, बैठिए, मेरे इस टूटे फूटे घर में फटी कथरी पर बैठिए। मेरे पास आपके योग्य तो कुछ भी नहीं है। हाय महाराज, कितने दिनों के बाद आप लौट कर आए। मैं ऐसी अभागन हूँ कि मैंने आपके लिए फटी कथरी ही बिछाई। रानी की बात सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। टूटे फूटे घर की फटी कथरी पर बैठकर राजा ने बड़ी रानी की गोद में उस बंदर के बच्चे को देकर कहा, महारानी, तुम्हारी यह फटी कथरी, टूटा फूटा घर छोटी रानी के सोने के सिंहासन और सोने के कमरे से लाख दर्जे अच्छा है। तुम्हारे इस टूटे घर में प्यार है, आदर है, 2 मीठी बातें भी हैं, पर वहाँ यह सब कुछ भी नहीं है। रानी, मैं 7 जहाज सोना देकर जेवर साड़ी लाया, पर छोटी रानी ने उन्हें पाँवों से ठुकरा दिया। एक छोटी कोड़ी देकर मैं तुम्हारे लिए बंदर लाया हूँ, तुमने उसे प्यार से गोद में ले लिया। रानी, मैं फिर तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। अब विदा करो रानी, मैं फिर आऊँगा, पर देखना छोटी
रानी को इस बात का पता न लग जाए कि मैं तुम्हारे पास आया था। यदि यह बात उसके कानों में पड़ गई तो वह मेरी जान खा जाएगी। तुम्हें या मुझे वह जहर देकर ही मानेगी। राजा बड़ी रानी को तसल्ली देकर चले गए और बड़ी रानी अपने टूटे फूटे घर में उस बंदर को दूध पिलाकर और केला खिलाकर पालने पोसने लगी। इसके बाद कितने ही दिन बीत गए। छोटी रानी के दिन 7 महलों में 700 रानियों के बीच बीतते और बड़ी रानी के उस टूटे फूटे घर में फटी कथरी और बंदर के साथ बीतते रहे थे। कितने ही दिन, कितने ही महीने, कितने ही साल बीत गए। बड़ी रानी का दुख वैसे ही बना रहा। मोटे मोटे चावल का भात, मोटे सूत की साड़ी के अलावा और कुछ उसे नसीब नहीं था। बड़ी रानी उस टूटे फूटे घर में दुखी से दुखी और साथ देने वाले साथी उस बंदर को लेकर छोटी रानी के 7 महले मकान और 7 वाटिकाओं की ओर देखकर रोती रहती। बंदर जब भी देखता तो वह बड़ी रानी को रोता ही देखता। उसने एक दिन के लिए भी उसे हंसते हुए नहीं देखा। एक दिन बंदर ने पूछा, माँ तू रोती क्यों है? तुझे किस बात का दुख है? राजा के महल की ओर देख देख कर तू क्यों रोती रहती है? वहाँ पर तेरा कौन है? रानी ने कहा, बेटा वहीं पर मेरा सब कुछ है। वहाँ मेरा 7 महला मकान है, 700 दासियाँ हैं, 7 संदूक भरे गहने हैं, 7 बगीचे हैं। बेटा उसी 7 महले मकान में राजा की छोटी रानी मेरी सोत रहती है। उसी राक्षसी ने मेरे राजा को जादू से अपने वश में करके मेरा 7 महला मकान, 700 दासियाँ, 7 संदूक गहने छीन लिए हैं। वह चैन से रहती है। उसने मेरे सर्वस्व, मेरे राजा को छीनकर मुझे कंगालिन बना दिया है। बेटा मुझे क्या दुख था? मैं राजकन्या की थी, राजा की दुल्हन बनकर आई थी। 700 दासियाँ मिली, 7 महला मकान मिला, मन के लायक पति मिला, सब कुछ मिला, पर कौन जाने मेरे जीवन पर किसका शाप रहा कि राजा की गोद में एक चांद सा राजकुमार नहीं दे पाई। न जाने कितने लोगों की साथ पर राख डाली होगी, न जाने कितने मायों के दिलों को दुख पहुंचाया होगा। इसलिए जीते जी अपनी सोने को गृहस्थी सोत के हाथ सौंपकर रानी के गौरवपति के सुहाग बेटे की माँ बनने की सब साथ खोकर भिखारिन बनी हुई हूँ। बेटा मैं बड़े कठोर दिल की हूँ, तभी तो इतने दिन से इतना अपमान, दुष्ट, कष्ट सब सहकर मैं भी जिंदा रह रही हूँ। अपनी दुख की कहानी सुनाते सुनाते आंसू से रानी का आंचल भीग गया। तब वह वन का बंदर रानी की गोद में जाकर बैठ गया और उसके आंसू पोंछकर बोला, माँ तू रो क्यों रही है? मत रो, मैं तेरे दुख को दूर करूँगा। तेरे 7 महले मकान लौट कर आएंगे। मैं तेरे 7 बगीचे, 700 दासियाँ लौटा दूंगा। जब मैं तुझे सोने के महल में रानी बनाकर तेरी गोद में एक राजकुमार ला दूंगा, तभी मेरा बंदर जन्म सार्थक होगा। मैं जैसा कहूँ यदि तू वैसे ही कर सके तो मुझे पहले जैसा प्यार और दौलत हासिल हो सकती है। बंदर की बातें सुनकर रानी की आंखों में आंसू आ गए, परंतु उसके होठों पर मंद मुस्कुराहट खेलने लगी। रानी रोते हंसते बोली, बेटा देवता के मंदिर में कितनी ही बलि दो, तीर्थों में कितनी पूजा की, लेकिन फिर भी मेरी गोद नहीं भरी। तू एक बंदर मात्र है। ऐसी कौन सी तपस्या करके किस देवता के वर से मुझे फिर से राजरानी बना देगा, मेरी गोद में राजकुमार ला देगा? रहने दे बेटा, राजा सुख से रहे, मेरी सोत सुख से जिए, मेरा जो कुछ दुख है वैसे ही रहे। तुझे कोई भारी मुसीबत उठाने की जरूरत नहीं है। रात बहुत हो गई है बेटा, जा तू अब सो जा। बंदर ने कहा, नहीं माँ, तू जब तक मेरा कहना ना मानेगी मैं नहीं सोऊंगा। रानी ने कहा, बेटा तू सो जा, रात बहुत हो गई। पूरब पश्चिम के बादल आकाश में छाए गए हैं, घनघोर घटाएं छाई हैं, मूसलाधार बारिश, पानी बरस रहा है, सारी दुनिया सो गई है, अब तू भी सो जा। मेरे बेटे कल तू जो कहेगा मैं मान लूँगी, आज तो तू सो जा। आंधी आ रही है, मैंने टूटी कोठरी पर सांकल चढ़ा दी है, कोठरी में कथरी बिछी है, ठंड पड़ रही है। तू दूध मुआ बच्चा है, मेरी छाती से लिपटकर गोद में सो जा। बंदर रानी की गोद में सिर रखकर सो गया। रानी भी फटी कथरी सिराने पर रखकर सो गई। इसी रात कटी। छोटी रानी की रात सोने की बनी हुई और फूलों से सजी हुई सेज पर बीती। सवेरा हुआ, राजमहल के पहरे घर में पहरे की घंटी बजी, नौबत खाने में नौबत बाजी। राजा रानी की नींद टूटी। राजा ने सोने के बर्तन से निर्मल पानी लेकर मुंह धोया। इसके बाद अपना राज के लिबास पहनकर दरबार में चले गए। छोटी रानी सोने के पलंग पर फूलों के पंखों की हवा खाते खाते करवट बदलकर फिर सो गई और बड़ी रानी टूटी झोपड़ी में सुनहली धूप मुंह पर पड़ी तो उठ बैठी। इधर उधर देखा तो बंदर नदारद। रानी ने कमरा ढूंढा, फिर घर का छप्पर देखा, पेड़ की डाल देखी, पर बंदर कहीं नहीं मिला। तब बड़ी रानी रोने लगी, भला बंदर कहाँ गया?
बंदर तो टूटी झोपड़ी में सोती रानी को अकेला छोड़कर सवेरा होते ही राज दरबार में जा डटा था। राजा दरबार में शोभामान थे, उनके चारों ओर मंत्री, दरबारी तथा सिपाही आदि थे। चारों ओर भीड़ भीड़ थी। रानी के बंदर ने लोगों की भीड़ हटाकर सिपाहियों से बचकर राजा के चरणों में प्रणाम किया और महाराज, बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूँ, मेरी माँ के बच्चा होने वाला है। राजा ने कहा, अरे बंदर, यह तू क्या कह रहा है? क्या यह बात सच है? बड़ी रानी के बच्चा होने वाला है? पर अगर यह बात झूठ साबित हुई तो मैं तुझे और तेरी रानी दोनों को मरवा डालूंगा। बंदर ने कहा, वह जिम्मेवारी मेरी है, अब मुझे खुश कीजिए, मैं विदा हूँ। राजा ने अपने गले से राज मुक्ता का हार देकर उसे विदा किया। बंदर नाचता हुआ टूटी झोपड़ी में, जहाँ बड़ी रानी पड़ी पड़ी रो रही थी, पहुंचा। रानी की आंखों से आंसू पोंछ और बंदर ने धूल झाड़कर बंदर बोला, यह देख माँ, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। तू राजरानी है, फिर भी लकड़ी की माला पहनती है। अब तू यह गजमुक्ता हार पहन। रानी ने बंदर के हाथों में गजमुक्ता का हार देखकर कहा, तूने यह हार कहाँ से पाया? यह तो राजा के गले का गजमुक्ता हार है। जब मैं रानी थी तब मैंने उन्हीं के लिए इसे बनवाया था। भला तू इसे कहाँ से पा गया? क्या राजा ने इसे रास्ते में डाल दिया था जो तू उसे उठा लाया? बंदर ने कहा, नहीं माँ, मैंने इसे रास्ते से नहीं उठाया। तेरे हाथों का बनाया हुआ मोती का हार भला ऐसे कब मिल सकता है? रानी ने कहा, तो तू राजा के यहाँ से इसे चुरा कर लाया है? बंदर ने कहा, छी छी माँ, क्या बात कहती हो? मैं कभी चोरी कर सकता हूँ? आज मैंने राजा को खुशखबरी दी है, इसलिए राजा ने खुश होकर मुझे यह हार दिया है। रानी बोली, अरे ओ जंगल के बंदर, इस दुखिया के घर में रहकर तुझे इस टूटी झोपड़ी में कौन सी ऐसी खुशखबरी मालूम हुई कि तू राजा तक उसे पहुँचाने के लिए मुँह अंधेरे ही दौड़ गया? बंदर बोला, माँ, मैंने ये सपने देखा है कि मेरे एक भाई हुआ है, तेरे बच्चा हुआ है और वह सिंहासन पर बैठकर राजा बना है, इसलिए मैंने दौड़कर यह खबर राजा को दी। महाराज, मेरी माँ के बच्चा होगा। राजा सुनकर खुश हुए और उन्होंने अपने गले का हार निकालकर मुझे दे दिया। रानी बोली, बेटा, राजा ने आज सुना कि बच्चा होगा और कल सुनेंगे कि वह झूठी बात है। आज राजा ने गले से निकालकर हार दिया है, पर कल गर्दन काटने का हुक्म देंगे। हाय हाय, तूने ये क्या अनर्थ कर दिया। एक मुट्ठी अन्न खाने को मिलता है, एक तरफ पड़ी रहती हूँ। साल में एक बार राजा दर्शन देते हैं, तूने यह सुख और ख़त्म कर दिया। अरे तूने यह क्या सर्वनाश कर दिया। तूने झूठी खबर क्यों फैला दी? बैठे बैठाए ये आफत क्यों मोल ले ली? बंदर ने कहा, माँ, तुझे किस बात का डर है? तू क्यों परेशान होती है? 10 महीने चुपचाप रह, सब जान जाएं कि बड़ी रानी के बच्चा होने वाला है। फिर राजा जब लड़का देखने आएंगे तब तेरी गोद में सोने के चांद जैसा लड़का दूंगा, तू उसे राजा को दिखा देना। अब चल, देर हो गई है, मुझे भूख लगी है। रानी ने कहा, चल बेटा, कटोरी में पानी रख दिया है, पेड़ों से फल लाई हूँ, खा ले। रानी ने टूटे हुए पटरे पर बंदर को खिलाने के लिए बिठाया। राजा छोटी रानी के कमरे में गए। छोटी रानी उस समय कोई बुरा सपना देखकर जाग उठी और सोने के पलंग पर बैठकर कुछ सोच रही थी। तभी राजा ने आकर खबर दी, सुनती हो छोटी रानी, बड़ी रानी के बच्चा होने वाला है। मैं बड़ी परेशानी में था कि सिंहासन किसे दे दूंगा, अब मेरी चिंता दूर हो गई। अगर लड़का हुआ तो उसे राजा बनाऊंगा और यदि लड़की हुई तो उसे ब्याह कर दामाद को राजा बनाऊंगा। रानी, मुझे बड़ी परेशानी थी, अब मैं बेफिक्र हुआ। मैंने जवाब दिया, अरे जाने भी दो, मैं अपनी ही चिंता से मर रही हूँ, फिर दूसरों की चिंता कौन करे। राजा ने कहा, यह कैसी बात कर रही हो रानी? ऐसे शुभ दिन में क्या ऐसी मनहूस बात कहना चाहिए? राजकुमार को गोद में लूँगा, सिंहासन में बैठाऊँगा, यह सुनकर तुम मुँह बना रही हो। रानी, राजमहल में सबके मुंह पर हंसी छिटक रही है और तुम अपशकुन कर रही हो। रानी ने कहा, मैं यह सब नहीं जानती कि किसका लड़का राजा होगा, किसकी लड़की राज करेगी और कौन सिंहासन में बैठेगा। मैं अपनी ही बात सोचकर परेशान हो रही हूँ। दूसरे का लड़का मरे या जिए, मेरी बला से, बाप रे बाप। इतनी बकझकी, सारी रात नींद नहीं आई, सिर में दर्द हो गया। जाऊं नहा आऊं। गुस्से में भरकर छोटी रानी 8 चूड़ियाँ और 10 पायलें छमछमाकर एक तरफ चली गई। राजा को रानी का जवाब सुनकर गुस्सा आया। वह मुंह बनाकर रानी के महल से चले गए। राजा और रानी में झगड़ा हो गया। राजा ने फिर छोटी रानी का मुंह भी नहीं देखा। राजा बड़ी रानी के पास भी इसलिए नहीं गए कि कहीं छोटी रानी सुनकर बड़ी रानी को जहर न दिलवा दे। वह बाहर महल में अकेले ही रहने लगे। 1 महीना बीत गया, दूसरा भी बीत गया और फिर 3 महीने हो गए। राजा रानी में मेल नहीं हो पाया। झगड़े में ही 4 महीने बीत गए।
5वें महीने बड़ी रानी के पाले हुए बंदर ने राजा के साथ भेंट की। राजा ने उत्सुकता से उससे पूछा, कहो क्या खबर है। बंदर ने जवाब में कहा, महाराज मेरी माँ को बड़ी तकलीफ है, वह मोटे चावल का भात नहीं खा सकती और बिना खाए बेचारी कमज़ोर हो गई है। राजा ने कहा, यह बात तो मुझे मालूम ही नहीं थी। फिर मंत्री से कहा, मंत्री अभी जाकर महीन चावल और 50 तरह की सब्जियां सोने के बर्तनों में परोसकर बड़ी रानी के पास भेजो। आज से जो भी खाता हूँ बड़ी रानी को भी वही खाना मिलेगा। मंत्री जाओ और बंदर को 1000 मोहरे देकर विदा करो। बंदर को विदा करके मंत्री रसोई घर में गया और बंदर मोहरों की थैली लेकर रानी के पास पहुंचा। रानी ने पूछा, तू आज फिर कहाँ चला गया था? इतनी देर हो गई, अभी तक मैं नहा नहीं पाई, कब रसोई करूँगी और कब खाऊंगी? बंदर ने कहा, माँ तुझे अब कोई और रसोई नहीं बनाने की पड़ेगी। राजमहल से सोने के बर्तनों में महीन चावल और 50 सब्जियां आ रही हैं, तू जल्दी से नहाकर आ जा। रानी नहाने चली गई। बंदर इसी बीच एक मुट्ठी मोहरे लेकर बाजार गया। 16 मोहरों में 16 मजदूर लाया, साथ ही वह 16 गाड़ी पुआल और 1600 बांस भी लाया। 16 गाड़ी पुआल और 1600 बांस और 16 मजदूरों को लेकर उसने बड़ी रानी के टूटे फूटे मकान को नया बनवा दिया। सोने के कमरे में नया गलीचा बिछा दिया, खाने की जगह नया पीढ़ा बिछा दिया। राजमहल के 16 रसोइया रानी के लिए खाना ले आए। बंदर ने उन्हें 16 मोहरे इनाम में दी। बड़ी रानी नहाकर आई। उसने देखा कि घर नया हो गया है, छप्पर भी नया है और छप्पर का पुआल भी नया है। जमीन पर नरम गलीचा बिछा है और अरगनी पर नई साड़ी टंगी है। वह हैरान हो गई और उसने बंदर से पूछा, बेटा मैं जब तालाब में नहाने गई थी तो टूटा फूटा मकान देखकर गई थी, नहाकर आई तो घर को नया देखा, ऐसा कैसे हो गया? बंदर ने जवाब दिया, माँ महाराज ने वह मोहरें दी थी, उन्हीं मोहरों से टूटे हुए घर को नया बनवाया। फटी कथरी की जगह नया गलीचा और नया पीढ़ा ले आया हूँ। तू चल और सोने की थाली में गरम गरम भात खा और सोने का कटोरा भरकर गरम दूध पी। रानी खाने के लिए बैठी। ना जाने कितने दिनों के बाद उसने फिर सोने की थाली में खाना खाया, सोने की कटोरी से दूध पिया, सोने के लोटे से मुंह धोया और फिर सोने के डिब्बे में से पान खाया। पर आज उसके मन में कोई सुख नहीं था। रानी 56 प्रकार के भोजन करती थी और सोचती थी कि आज तो राजा ने सोने की थाली में खाना भेज दिया, पर कल शायद शमशान में ले जाकर सिर काटेंगे। इसी तरह एक के बाद एक करके 3 महीने बीत गए। बड़ी रानी का नया घर फिर से पुराना हो गया। घर के छप्पर में छेद हो गए, पुहाल सड़ गया। बंदर ने फिर राजा से भेंट की। राजा ने पूछा, कहो जी क्या हाल है? बंदर ने कहा, महाराज अभय मिले तो कहूँ। राजा ने कहा, तुम निर्भय होकर बोलो। तब बंदर बोला, महाराज टूटे घर में मेरी माँ को बड़ी ही तकलीफ होती है। घर के दरवाजे टूट गए हैं, छप्पर में पुहाल नहीं है, घर में ठंडी हवा भर जाती है। मेरी माँ के पास ओढ़ने के लिए ना तो रजाई है, ना ही आग जलाने की लकड़ी। बेचारी सारी रात जाड़े में कांपती रहती है। राजा ने कहा, उफ, यह बात तो तुम्हें मुझे पहले ही बता देनी चाहिए थी। बंदर तू अपनी माँ को राजमहल में ले आ, मैं महल सजाने का हुक्म दे रहा हूँ। बंदर ने कहा, महाराज माँ को राजमहल में लाने से डर मालूम होता है, कहीं छोटी रानी उन्हें जहर न दे दे। राजा ने कहा, डरो नहीं, मैं बड़ी रानी को नए महल में रखूंगा। महल के घेर की दीवार बनवाऊंगा, दरवाजे पर पहरेदार होंगे, छोटी रानी अंदर नहीं आ सकेगी। वहाँ के केवल उनकी बहरी और गूंगी दासी और पाला हुआ बेटा तू रहेगा। बंदर ने कहा, तो जाऊँ महाराज, माँ को ले आऊँ? राजा ने मंत्री को बुलाकर कहा, मंत्री महल सजाओ। मंत्री ने लाखों आदमी लगाकर एक दिन में ही महल सजवा दिया। बड़ी रानी अपने टूटे फूटे घर को छोड़कर, फटी कथरी को फेंककर, सुनहली साड़ी पहनकर नए महल में आ गई। सोने के पलंग पर बैठी, सोने की थाली में भोजन किया और दीन दुखियों को दान दिया। राज्य में उसकी जय जयकार हुई। यह सब जानकर गुस्से से छोटी रानी का जी जलने लगा। एक डायन बुढ़िया छोटी रानी की बड़ी प्यारी सहेली थी। छोटी रानी ने उसे बुलवा भेजा कि मेरी प्यारी सहेली को बुलाओ, उससे कुछ काम है। रानी का बुलावा था। डायन बुढ़िया तुरंत हाजिर हुई। रानी ने कहा, आओ बहन, कहो अच्छी तो हो, आओ मेरे पास बैठो। डायन बुढ़िया आकर छोटी रानी के पास बैठ गई और बोली, कहो बहन, तुमने मुझसे किस लिए बुलाया है? अरे तुम्हारा तो मुँह उतरा हुआ है और आंखें डबडबा रही हैं, क्या बात है? रानी ने जवाब दिया, बात क्या है, मेरा सिर सोत फिर घर में आ गई है। वह सुनाली साड़ी पहनती है, उसे रहने के लिए नया महल मिल गया है और अब वह राजा को सुहागिन बन गई है। इतने दिनों के बाद कल की कंगालिन बड़ी रानी फिर सुहागिन बनी रानी का हुक्म चला रही है। सोत की इतनी आव भगत मुझसे नहीं सही जाती। तू मुझे जहर ला कर दे, मैं खाकर मर जाऊं।
बुढ़िया ने कहा, राम राम, ऐसी बात जबान पर नहीं लानी चाहिए। बड़ी रानी आज सुहागिन बनी है, कल फिर वह कंगालिन होगी। तुम जैसी थी फिर वैसी ही सुहागिन बन जाओगी। छोटी रानी ने कहा, नहीं बहन, अब तो जीने की तबीयत नहीं रही। 2 दिन के बाद बड़ी रानी की कोख आबाद होगी, उसे राज्य मिलेगा। लोग कहेंगे, आह, बड़ी रानी ने रतन दिया है। वह राजकुमार की माँ है। और मुँह जली बांझ छोटी रानी राजा की सुहागिन बनी रही, फिर भी उसकी गोद नहीं भरी। छी छी, ऐसी अभागिन का तो नाम मुंह पर भी नहीं लाना चाहिए। उसका तो नाम भी मुंह से निकालने पर दिन भर का फाका हो जाता है। बहन, वह उलाहना मुझसे सहा नहीं जाएगा। तू मुझे जहर दे दे, या तो मैं खाऊं या फिर सोत को खिलाऊं। बुढ़िया ने कहा, चुप भी रहो रानी, दीवार के भी कान होते हैं, कोई सुन लेगा। चिंता किस बात की है, मैं चुपके से जहर ला दूंगी, तुम बड़ी रानी को खिला देना। तो अब जहर की खोज में जाती हूँ। रानी ने कहा, तो जाओ बहन, पर ख्याल रहे कि जहर असली हो, खाते ही बड़ी रानी की जान निकल जाए। डायन ने कहा, तुम क्यों फिक्र करती हो बहन, मैं जल्दी से बड़ी रानी को तेज जहर दे दूंगी। उसकी माँ मरने की साध हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तुम मन में कोई खटका ना रखो। जहर की खोज में डायन बुढ़िया दिन भर जंगल में मारी मारी फिरती रही। ठीक संध्या के समय उसे एक झाड़ी के पीछे एक काला नाग सोता हुआ दिखाई पड़ा। उसने फौरन मंत्र फूंक कर उसे अपने वश में किया और फिर उसके मुंह में से जहर की थैली निकाल ली। छोटी रानी ने उस जहर को खोए की बर्फी और मोतीचूर के लड्डू में मिला दिया। फिर उन्हें एक थाल में सजोकर बुढ़िया से बोली, बहन, मेरा एक काम करो, यह जहरीली मिठाई तुम बड़ी रानी के पास दे आओ। बुढ़िया थाली लेकर बड़ी रानी के महल में पहुंची। बड़ी रानी ने उसे बड़े आदर के साथ बुलाकर बिठाया और कहा, इतने दिनों कहाँ रही बहन, मुझ पर दुख का पहाड़ टूटा क्या, इसलिए तुम मुझे भूल गई थी। डायन ने कहा, बहन, तुम कैसी बात कर रही हो, मैं तो तुम्ही लोगों का खा पी कर जी रही हूँ, भला मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। ये लो, मैं तुम्हारे लिए कितने बढ़िया लड्डू और बर्फी ले आई हूँ। रानी ने देखा कि बुढ़िया बड़े ही यत्न से थाली भरकर मिठाई लाई है, तो उसने खुशी के मारे मोहरों से उसका दामन भर दिया। बुढ़िया के जाने के बाद जब रानी ने खोए की बर्फी का एक टुकड़ा मुंह में लिया तो उसके मुंह का स्वाद चला गया। मूंग का लड्डू खाया तो गला सूख गया और मोतीचूर का लड्डू खाया तो उसकी छाती में आग सी लग गई। तब उसने बंदर को बुलाकर कहा, बुढ़िया ने तो न जाने मुझे क्या खिला दिया है, तबीयत एकदम खराब हो गई है, जी मिचला रहा है, अब मैं नहीं बचूंगी। बंदर ने कहा, माँ, चलकर तू पलंग पे लेट जा, घबरा मत, तबीयत ठीक हो जाएगी। रानी उठकर खड़ी तो हो गई, पर सांप का जहर चढ़ चुका था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सोने की मूर्ति के समान सुंदर पड़ी रानी चक्कर खाकर धड़ाम से फर्श पे गिर पड़ी। बंदर ने रानी का सिर अपनी गोद में रख लिया और उसकी नाड़ी देखी। आंखों की पलकें उठाकर देखा कि रानी बेहोश है। बंदर बड़ी रानी को पलंग पर लिटाकर खुद दवा की खोज में जंगल की ओर दौड़ पड़ा। वह जंगल में न जाने कौन कौन सी जड़ी बूटी ढूंढ लाया, फिर उसे नई सिल पर पीस कर बड़ी रानी को खिला दिया। राजमहल में खबर पहुंची कि बड़ी रानी ने जहर खा लिया है। राजा पागल की तरह दौड़ कर आए, उसके महल में पहुंचे। मंत्री भी दौड़ा दौड़ा उनके साथ आया। राजवेद भी मंत्र पढ़ते हुए आ पहुंचे। साथ ही साथ महल के दूसरे लोग, दास दासियां, नौकर चाकर, जो जहाँ थे भागे भागे आ पहुंचे। बंदर ने कहा, महाराज, इतने लोगों को क्यों साथ लाए हो? मैंने माँ को दवा पिला दी है, माँ अब अच्छी हो रही है, उन्हें सोने दीजिए। इन सब आदमियों को चले जाने के लिए कह दें। राजा ने जहरीली मिठाई की परीक्षा करवाई और फिर राजवेद को विदा कर दिया। राज्य का कामकाज मंत्री के सुपुर्द कर दिया। राजा खुद बड़ी रानी के महल में ही रह गए। 3 दिन रात बड़ी रानी बेहोश पड़ी रही और चौथे दिन उसे होश आया। उसने आंखें खोली। बंदर ने आकर राजा को खबर दी, महाराज, माँ अब अच्छी हो गई है, आपके बेटा हुआ है। राजा ने बंदर को अपने गले से हार उतारकर इनाम में दे दिया और कहा, चलो बंदर, बड़ी रानी और उसके बेटे को देख आए। बंदर ने उत्तर दिया, महाराज, ज्योतिषी को पता दिखाने पर मालूम हुआ कि यदि आप अभी अपने बेटे को देखेंगे तो आपकी आंखें चली जाएंगी। राजकुमार की शादी हो जाने के बाद ही आप उसे देख सकेंगे। फिलहाल आप जाकर यह देख आइए कि छोटी रानी ने बड़ी रानी को क्या हालत कर दी है। राजा ने जाकर देखा कि जहर के कारण बड़ी रानी की सोने जैसी देह जलकर काली हो गई है। रानी एक गिरे हुए पत्ते की तरह पलंग पर पड़ी थी। अब उसे कोई पहचान भी सकता था। राजा ने महल में आकर छोटी रानी को बंद करवा दिया और उस पर पहरा बैठा दिया। डायन बुढ़िया को भी सजा मिली। राजा ने दही लगवाकर उसके बाल मुंडवा दिए और गधे पर उल्टे बिठाकर देश निकाला दे दिया। उसके बाद राजा ने आज्ञा दी, मंत्री, आज बड़ा ही शुभ दिन है, इतने दिनों बाद चक्रवर्ती बेटा मिला है,
तुम सड़कों पर दिए जलाओ, आतिशबाजी छुड़वाओ, घर घर में दिवाली मने, दीन दुखियों को बुलाकर राज भंडार लुटा दो, राज्य में कोई भिखारी न रहे। मंत्री ने राजा की आज्ञा से तमाम सड़कों पर रोशनी करवाई, आतिशबाजी छुड़वाई और लोगों ने खुशी में से अपने अपने घरों में दिवाली मनाई। दीन दुखियों के लिए राज भंडार खोल दिया गया। राजा की जय जयकार हुई। राज्य में रोज नए नए उत्सव होने लगे, मंदिरों में भेंट चढ़ाई जाने लगी। इसी प्रकार 10 वर्ष बीत गए। राजा ने बंदर को बुलाकर कहा, 10 वर्ष बीत गए हैं, अब तो बेटे को मुंह दिखलाओ। बंदर बोला, महाराज पहले लड़के के लिए दुल्हन ढूंढ लीजिए, इसकी शादी कीजिए, फिर बेटे का मुखड़ा देखिए। यदि अभी आप इसका मुंह देखेंगे तो अपने आंखों से हाथ धो बैठेंगे। बंदर के कहने के अनुसार राजा ने देश विदेश से दूत भेजे, कितने ही देशों से राजकन्याओं के लिए संदेश आए, पर राजा को कोई भी कन्या पसंद नहीं आई। मैं सोने जैसी सुंदर राजकन्या की तस्वीर निकालकर राजा को दिखाई। कच्चे सोने जैसा उसका सुंदर रंग रूप, धनुष सी भवें, हिन्नी जैसी बड़ी बड़ी आंखें, मुस्कुराते होंठ, खोले जाने पर एड़ी छू लेने वाले लंबे लंबे बाल। राजा को वह लड़की पसंद आ गई। बंदर को बुलाकर राजा ने कहा, बेटे के लिए लड़की तो मैंने पसंद कर ली है, कल शुभ दिन है, शुभ लगन में बारात लेकर चलूँगा। बंदर ने कहा, महाराज कल संध्या समय पर वर को लेने के लिए पालकी और कहारों को भेज दीजिएगा, मैं वर को लेकर विवाह कराने पहुंच जाऊंगा। इस पर राजा ने कहा, देखो जी, मैं पिछले 10 सालों से तुम्हारी बात मानता आया हूँ, यदि कल भी तुमने मुझे लड़का नहीं दिखाया तो ठीक ना होगा। बंदर ने उत्तर दिया, महाराज आप बेफिक्र रहें, आप समधी के यहाँ चले जाइए, हम कल वर के साथ अवश्य पहुँच रहे हैं। कहीं राजकुमार को धोखे से ना देख ले और अंधे ना हो जाएं, इस डर से राजा फौरन समधी के घर रवाना हो गए। उधर बंदर नए महल में बड़ी रानी के पास पहुंचा। बड़ी रानी ने जब से लड़के की शादी की बात सुनी तब से वह आंसू बहा रही थी। वह परेशान हो रही थी कि उसे अब लड़का कहाँ मिलेगा और अब वह राजा को किस बहाने से टालेगी। बंदर बोला, आ माँ, जल्दी से उठकर वर के लिए पोशाक ला और खीर की एक गुड़िया बना दे, उसे सजाकर मैं ब्याह लाऊंगा। रानी ने कहा, बेटा क्या तुझे जान प्यारी नहीं है? किस हिम्मत से तू खीर की गुड़िया को वर के समान सजाकर ब्याहने जाएगा? किस बहाने से अब तू राजा को टालेगा? छल से राजा की सुहागिन बनी हूँ, इसी पाप के कारण छोटी रानी ने जहर खिलाया। वह तो भाग्य अच्छा था, सो तेरी मेहनत से जान बच गई। अब फिर किस मुंह से राजा के साथ छल करूं? बेटा अब यह सब छोड़ दे, पाप का बोझ और काहे को बढ़ाता है। तू जा राजा को बुला ला, मैं सारा भेद खोल दूं। बंदर ने जवाब दिया, राजा अब कहाँ मिलेंगे? कन्या के घर का यहाँ से 2 दिन का रास्ता है। राजा वहाँ के लिए रवाना भी हो गए। तू मेरी बात मान ले और खीर की गुड़िया बना दे। राजा वहाँ बाट जोते होंगे, वर के न आने से बड़ी बेइज्जती होगी। हाँ, तू जरा भी परेशान ना हो और खीर की गुड़िया को ब्याहने के लिए भेज दे। अगर षष्ठी भाई की दया हो गई तो उनका दास तेरी सूनी गोद को भर देगा। रानी के बंदर के भरोसे पर हिम्मत बंधी। उसने खीर की गुड़िया बनाकर उसे रेशमी कपड़े, सिर पर सोने का मुकुट और पाँवों में जरी की जूतियाँ पहना दी। बंदर ने चुपचाप खीर की गुड़िया को पालकी में बैठाकर उसके चारों ओर रंगीन पर्दे लगा दिए। जरी की जूतियों में वर के केवल नन्हे मुन्ने पाँव ही बाहर दिखाई पड़ते थे। 16 कहारों ने वर की पालकी को उठाया। बंदर भी सिर पर पगड़ी और कमर में चादर बांधकर धूमधाम के साथ बारात लेकर चला गया। बारात के साथ झंडे फहरा रहे थे, बाजे बज रहे थे और मशालें जल रही थी। उधर बेचारी बड़ी रानी अंधेरे महल में बैठकर संकट टालने वाले भगवान को याद कर रही थी। वर की पालकी को ले जाने वाले 16 कहार, रोशनी करने वाले मसालची, ढोल नगाड़ा शहनाई आदि बजाने वाले और सैकड़ों बाराती खुशियां मनाते हुए रात भर चलते रहे। भोर होते होते बारात दुल्हन के गांव नगर के तालाब के पास जा पहुंची। उस समय तक मशालें जलकर बुझ गई थी। घोड़े दौड़ते दौड़ते बेदम हो गए थे। आहार पालकी ढोते ढोते थक गए थे और दर्द के मारे बाजे वालों के हाथ भी टूटे जा रहे थे। बंदर ने तालाब के पास बारात के लिए तंबू लगाने का हुक्म दिया। षष्ठी माई के बरगद के पेड़ के नीचे उसने वर की पालकी उतरवाकर कहारों को आराम करने के लिए छुट्टी दे दी। फिर उसने मंत्री से कहा, मंत्री जी, राजा की आज्ञा है कि कोई भी वर को न देखे। आज के दिन वर को देखना अशुभ है। मंत्री ने इस हुक्म को जारी कर दिया। साथ आए हुए बारातियों ने तालाब में नहाया, रसोई तैयार करके खाना खाया, फिर तंबुओं में बेखबर होकर सो गए। राजा का हुक्म था, सो बरगद के पेड़ पे पास किसी ने झांका तक नहीं। गांव की बहू बेटियों के न आने से उस दिन षष्ठी माई की पूजा नहीं हुई। भूख के मारे उनका बुरा हाल हो गया।
प्यास से उनका मुंह सूखने लगा। उनकी इस हालत पर बंदर मन ही मन हंसने लगा। दिन बहुत चढ़ गया। भूख की बात तो दूर रही, षष्ठी भाई को एक बूंद पानी भी नसीब न हुआ। बेचारी झटपटाने लगी। उनकी पालतू बिल्ली भी म्याऊं म्याऊं करने लगी। तब बंदर ने न जाने क्या सोचकर चुपचाप दरवाज़ा खोलकर पालकी के अंदर छिपकर बैठ गया। षष्ठी माई ने सोचा कि चलो अब आफत टली। धूप में वह अपने सिंहासन से उतरकर आई और नैवेद्य में से केला, मूली आदि ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते उन्हें पालकी के भीतर खीर की गुड़िया दिखाई पड़ गई। बस फिर क्या था, उनके मुंह में पानी आ गया। उन्होंने फौरन नींद की देवियों अपनी मौसी बुआ को बुला भेजा। दिग नगर में जब दिन रहता है तब नींद के देश में रात होती है। नींद की देवियां रात भर जाकर दिग नगर के बच्चों को सुलाती रहीं। फिर नींद के देश की राजकन्याओं को सुलाया। अब कहीं बहुत देर बाद उन्हें कमर सीधी करने का मौका मिला था। उनकी आंखें झपकी ही थी कि षष्ठी माई का बुलावा आ गया। नींद के देश की राजकन्या को सुलाकर पहली मौसी बुआ जग उठी और फिर नींद के देश से दिगनगर आ पहुंची। उन्होंने षष्ठी माई को प्रणाम कर पूछा, माई क्या हुक्म है? वह बोली, देवी इस भरी दोपहरी में मुंह में एक दाना भी नहीं पड़ा है। बहन तुम लोग एक काम करो, इस देश में जो जहाँ पर हो उसे वहीं वैसे ही सुला दो। इसी बीच में पालकी में रखी हुई खीर की गुड़िया को खा लूँगी। षष्ठी माई की आज्ञा पाकर मौसी बुआ ने माया रचकर दिग नगर के सब लोगों को गहरी नींद में सुला दिया। षष्ठी पेड़ के नीचे सोए बराती और भी गहरी नींद में सो गए। चरवाहे खेतों में ढोर चराते चराते सो गए। हुक्के की नली मुंह से लगाए हुए राजा की आंखें छपक गईं। बगल में बच्चों को सुलाते सुलाते उनकी माँ भी सो गई। पाठशाला में बैत हाथ में लिए गुरुजी खर्राटे भरने लगे। भरी दोपहरी का दिगनगर में सिर्फ राजा के हाथी घोड़े, रास्ते के सियार, कुत्ते, जंगल की चिड़िया, षष्ठी माई की बिल्लियाँ और रानी का पाला पोसा बंदर जागते रहे। षष्ठी माई ने अब पालकी का पर्दा सरकाकर खीर की गुड़िया उठा ली और खीर की बांस पाकर पेड़ से उतरकर गिलहरी, जंगल से जंगली बिल्ली, पानी में से ऊदबिलाव और फिर घर के कोने से शर्मीली बिल्ली सब दौड़कर आ गई। षष्ठी माई ने खीर की गुड़िया की 10 उंगलियां अपनी बिल्लियों को खाने को दे दी। मौसी बुआ को गुड़िया के कान देकर विदा किया। खुद खीर के बने हाथ पांव, सिर, छाती और पीठ खा गई। मौसी बुआ के जाते ही दिगनगर के लोगों की नींद टूटी। गांव के घर घर में सोए हुए लोग जाग उठे। षष्ठी माई जल्दी से अपना मुंह पोंछकर मंदिर के भीतर घुसने लगी, पर इसी बीच बंदर ने उन्हें टोका, माई कहाँ जा रही हो? खीर का लड़का तो लौटा दो। चोरी से खीर की गुड़िया खाते हुए पकड़ी गई हो। मैं सारी दुनिया में इस बात को फैला दूंगा, तुम्हारी बड़ी बदनामी होगी। षष्ठी माई मन में तो डरी पर ऊपर से बोली, दुष्ट कहीं का, तू मुंह जला। ये सब क्या बकता है? जब भाग जा, मुझे जल्दी से जाने दे, कहीं कोई देख ना ले। बंदर ने कहा, नहीं माई, यह सब नहीं चलेगा। तुम मुझे पहले लड़का दे दो, तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा, नहीं तो सिंहासन समेत तुम्हें तालाब में डुबो दूंगा। देवी होकर भी तुमने चोरी की, इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। षष्ठी देवी छेप गई और बोली, अरे चुप चुप, कहीं कोई सुन ना लेगा। तेरी खीर की गुड़िया को तो मैंने खा डाला, अब उसे कहाँ से ला कर दूँ? देख, उस पेड़ के नीचे हमारे बच्चे खेल रहे हैं। जो भी तुझे पसंद हो उठा ले और बिहाने के लिए ले जा। मैं वरदान देती हूँ कि बड़ी रानी उसे अपना ही बेटा मानेगी। अब तू मुझे छोड़ और जाने दे, देर हो रही है। बंदर ने कहा, ठकुराइन, कहाँ हैं तुम्हारे बच्चे? बरगद के पेड़ के नीचे तो कोई भी दिखाई नहीं देता। हाँ, यदि तुम मुझे दिव्य नेत्र का वरदान दे दो तो मैं उन्हें देख सकूंगा। यह सुनकर षष्ठी देवी ने बंदर की आंखों पर हाथ फेर दिया। बंदर को दिव्य दृष्टि मिल गई। बंदर ने देखा कि षष्ठी मंडप के आसपास केवल लड़के लड़कियां ही हैं। जल में, थल में, रास्ते में, हट में, पेड़ों की डाली पर, घास पर, सब जगह लड़के लड़कियों का मेला है। कोई काला है तो कोई गोरा है, कोई सांवला, किसी के पाँव में नुपुर है तो किसी की कमर में करधनी और किसी के गले में सोने का हार। कोई बांसुरी बजा रहा है, कोई हाथ में झुंझुना लिए है, कोई पाँव के नुपुरों को बजा बजा कर अपने कोमल हाथों को घुमाता हुआ नाच रहा है। किसी के पाँव में लाल जूता है, सिर पर लाल टोपी है, किसी के शरीर पर लाख रुपए का फूलदार अंग रखा है। कुछ लड़के दुबले पत्ते हैं, कुछ मोटे तगड़े, कुछ शरारती, कुछ सीधे। कुछ लड़के तालाब के पानी में मछली पकड़ रहे हैं तो कुछ बांध के पानी में नहा रहे हैं और कुछ काट के घोड़ों पर सवारी कर रहे हैं। कोई पेड़ के नीचे झूल रहा है, कोई फूल चुन रहे हैं तो कोई पेड़ों पर चढ़कर मीठे मीठे फल तोड़ रहा है। चारों ओर खेल कूद, मारपीट, हंसी और रोना।
स्वप्न के राज्य नामक इस नए देश में बंदर ने देखा कि वहाँ केवल खेल कूद है और कहीं कोई पाठशाला नहीं है, ना गुरुजी है, ना उनके हाथ में रहने वाली छड़ी का कोई पता है। वहाँ पानी से भरे तालाब हैं, दूर दूर तक फैले हुए बड़े बड़े मैदान हैं, आम कटहल के बाग हैं। पेड़ों पर हरे हरे पंखों वाले तोते पूंछ हिला रहे हैं। नदी के पानी में गोल आंख वाली बाउल मछली नाच रही हैं और चुकंदर और झाड़ियों में मच्छर अपना राज्य चला रहे हैं। जंगल के किनारे वन बाग में मौसी बुआ रहती हैं, वह लाई के लड्डू बनाती हैं। घर के आसपास कुछ चिड़िया नाचती हैं। नदी किनारे पेड़ फलों से लदे हैं। मैदान में नीला घोड़ा चरता रहता है और रास्ते में गोड़ देश के सुनहले मोर मिलते हैं। वहाँ का लड़का उस नील घोड़े पर सवार होकर ढोल ढाक मृदंग भांजर बजाकर साथ में डोली फिर कमलापुली देश में राजकुमारी को बिहाने जा रहा है। बंदर भी उसके साथ हो लिया। उसने देखा कि वहाँ पर तोतों का झुंड लगा हुआ है। कुछ पेड़ों पर बैठकर चहचहा रहे हैं और कुछ उस देश के लड़कों के साथ खेल रहे हैं। वहाँ लोग खेती कर रहे हैं, हीरो से दांतों को चमकाते हैं। वे एक अजब देश है। वहाँ अभी सुबह है तो पल भर में ही सांझ हो जाती है। वहाँ का ढंग ही निराला है। भुरभुरी रेत के बीच में झिलमिल पानी चमक रहा है। उसके किनारे मछलियां पकड़ने के लिए पालकी पर चढ़कर सियासी कोड़ियों से खेलते हुए 6 लड़कों का एक झुंड आता है। किसी लड़के के पाँव में मछली के कांटे चुभे हैं, किसी के चांद के मुखड़े पर झिलमिलाती धूप पड़ रही है। मल्लाओं के लड़के जाल ओढ़कर सो रहे हैं। ऐसे समय रिमझिम पानी बरसने लगा। नदी में बाढ़ आ गई। सब लड़के दुल्हन की पालकी छोड़कर जिधर बना उधर उल्टे पांव लौट गए। रास्ते में चील झपट्टा मारकर उनसे मछलियां छीनकर उड़ गई और मेंढक उनसे बंसी छीनकर छपाक से पानी में कूद गए। बच्चे रूठ कर घर आए तो उनकी माताओं ने उन्हें गरम गरम दूध ठंडा करके पिलाया। अब उस भुरभुरी रेत के बीच चमकते पानी के किनारे शिवजी की नाव लगी। उनके साथ 3 कन्याएं थीं। एक ने खाना बनाया, थाली परोसी, दूसरे ने खाया और तीसरी कुछ न खाकर बिना खाए पिए पीहर चली गई। बंदर भी उसके साथ साथ पीहर के देश में चला गया। वहां पहुंचकर बंदर ने देखा कि तालाब में लड़कियां नहा रही हैं और अपने काले काले केशों को संवार रही हैं। धार के एक किनारे पर रोहू और दूसरे किनारे पर कतला मछलियां तैर रही हैं। उनमें से एक को गुरुजी ने लिया, दूसरे को नाव के तोते ने ले लिया। ये देखकर पानी का ऊद गुलाब तोते को एक हाथ में और दूसरे हाथ में मछली को लेकर नाचने लगा। मकान के दरवाजे पर मुन्ने की माँ ने नाचते हुए कहा, अरे ऊद बुलाओ, मुन्ना का नाच तो देखता जा। बंदर ने देखा कि लड़का बड़ा सुंदर है, मानो सोने का बना चांद है, इसलिए उसने जल्दी से लड़के को झपट लिया। फौरन ही षष्ठी देवी के स्थान पर वह सपने का देश गायब हो गया। लंबी पूंछ वाला तोता आकाश को हरा करके जाने किस देश को उड़ गया। शिवजी की नाव पता नहीं किस देश में बह गई। घाट की लड़कियां धारेदार साड़ी पहनकर चली गईं। पुंदू रानी को ससुराल ले जाते जाते कहार आम के नीचे के अंधेरे में उड़न छू हो गए। इमली के पेड़ पर ऊद गुलाब नाचते नाचते पत्तों में समा गए, मानो सारा देश ही मिट्टी में समा गया। बंदर ने आंख उठाकर देखा तो सब गायब था। वह उस बरगद के झाड़ के नीचे उस लड़के के साथ अकेला खड़ा था। तब उसने लोगों को बुलाकर उस चांद से मुखड़े वाले लड़के को पालकी पर बिठाया। सांझ हो गई थी। उसने मसाले जलवाई और पहले की तरह बारात धूमधाम से फिर दीगनगर छोड़कर आगे बढ़ी। पाटली देश में समधी के घर पहुंचकर राजा मन ही मन यह सोचकर गुस्सा हो रहे थे कि बंदर अभी तक नहीं आया, उसने मेरे साथ मजाक किया, लौटकर उसकी गर्दन मरोड़ दूंगा। दुल्हन सोच रही थी कि वर देखने में न जाने कैसा है। कन्या के माँ बाप सोच रहे थे कि हाय अब हमारी लाडली बेटी पराई हो जाएगी। दास दासियां सोच रही थी कि कब काम खत्म हो और वे जाकर दूल्हे को देखें। इसी समय डम डम ढोल बजते हुए, पीपी शहनाई बजते हुए, मसालों से रोशनी फैलाकर बंदर बारात लेकर पहुंचा। राजा ने लड़के का हाथ पकड़कर मंडप में बिठाया। कन्या के पिता ने कन्या का हाथ वर के हाथ में थमा दिया। पंडितों ने मंत्र पढ़े, दास दासियों ने शंख बजाए, ब्याह हो गया। सभी को लड़का बेहद पसंद आया। शादी हो जाने के बाद दूसरे दिन राजा पतोहू को विदा करा के उसी धूमधाम के साथ अपने देश के लिए रवाना हो गए। पाटली देश का राजमहल एक ही रात में सूना हो गया। लाडली बेटी पराए घर चली गई। बड़ी रानी की 2-3 दिन और 2 रातें रोते रोते बीती। जब उसकी छपकी लगी तो उसने देखा कि षष्ठी ठकुराइन उसे उठाकर कह रही है, रानी उठ, देख तेरा लाल घर आया है। रानी की आंख खुल गई। इसी बीच उसने दासियों की आवाज़ सुनी, रानी जी उठिए, अच्छे वस्त्र पहनकर बहू बेटे की आगमनी कीजिए। रानी अच्छे कपड़े पहनकर आ गई और उसने देखा कि सचमुच ही राजा बहू बेटे को ले आए हैं। रानी ने हंसकर बेटे को गोद में उठा लिया।
षष्ठी देवी का वरदान पाकर वह खीर की गुड़िया वाली बात को बिल्कुल ही भूल गई। उसे लगा कि वह तो सिर्फ सपना था। राजा ने फिर लड़के को राजपाट सौंप दिया और बंदर को मंत्री बना दिया। पोतू को उसने माया देश से लाई हुई 8,000 रत्नों की 8 चूड़ियाँ और 1,000 तोले के 10 पायल मुंह दिखाई में दिए। उसके हाथ में रत्नों की चूड़ियाँ जगमगा उठी और पायल छनछनाने लगी। छोटी रानी ये सब देखकर जलन के मारे घुल घुल कर मर गई। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।